हेलो फ्रेंड्स, अकाउंट इकोनॉमिक्स और मैथ्स की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट योर नॉलेज। जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देखा होगा कि आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। इससे पहले नेशनल इनकम के बेसिक कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और अदर मेथड्स की जो है वीडियो बनाई गई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगा, आप वहां से उन वीडियो को देख लीजिए, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी नेशनल इनकम की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के टॉपिक को, जिसका नाम है नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। सबसे पहले हम बात करते हैं वैल्यू एडेड मेथड के अदर नेम्स की। मींस वैल्यू एडेड मेथड को और किस किस नाम से जाना जाता है। जैसे हमारे भी नाम कई बार क्या होते हैं, एक से ज़्यादा हो जाते हैं। हम प्यार से घर पर कोई किसी नाम से पुकारता है, हमारा जो डॉक्यूमेंट्स में या रियल लाइफ में नेम होता है वो अलग होता है। ऐसे ही हमारा वैल्यू एडेड मेथड का भी जो है अलग से कुछ नाम है, और इनकी नॉलेज भी हमें ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमसे इन नाम के द्वारा भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसमें वैल्यू एडेड मेथड के अदर नेम्स जो हैं वो है, पहला है हमारा प्रोडक्ट मेथड, सेकंड हो जाएगा हमारा इन्वेंट्री मेथड, थर्ड नेट आउटपुट मेथड, फोर्थ है हमारा इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, एंड लास्ट फिफ्थ जो है हमारा वो है कमोडिटी सर्विस मेथड। अगर आप गौर करेंगे तो इनमें जो भी नाम हमारे गिवन है वो गुड्स या प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, तो आपको इजीली देखकर ही ये पता चल जाएगा कि ये जो है हमारे वैल्यू एडेड मेथड के ही नाम है, क्योंकि ये गुड्स या फिर प्रोडक्शन या आउटपुट से रिलेटेड जो है नेम्स हैं। अब बात करते हैं वैल्यू एडेड मेथड आखिर है क्या। तो अगर हम इसके डिफाइन की बात करते हैं तो वैल्यू एडेड मेथड इज दैट मेथड विच मेजर्स नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन by each producing enterprise in the economy during an accounting year। मीन्स वैल्यू एडेड मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एनआई को मेजर करते हैं कि हमारे जो अकाउंटिंग ईयर में इकोनॉमी के अंदर जितने भी एंटरप्राइजेज हैं उन्होंने प्रोडक्शन के टाइम पर कितनी वैल्यू एडेड की है। जितनी भी वैल्यू एडेड की जाती है वो उसका टोटल क्या हो जाता है, हमारा नेशनल इनकम हो जाता है। अब जो वैल्यू एडेड वर्ड है वो क्या होता है हमारा, तो देन वैल्यू एडेड इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ एन एंटरप्राइज एंड द वैल्यू ऑफ इट्स इंटरमीडिएट कंजप्शन। मीन्स वैल्यू एडेड जो है डिफरेंस है, मीन्स दोनों का अंतर है। किन दोनों का, वैल्यू ऑफ आउटपुट्स एंड इंटरमीडिएट कंजप्शंस का। तो जो हमारी गुड्स या का प्रोडक्शन किया जाता है एंटरप्राइज के द्वारा वो होता है हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट, लेकिन वो जो प्रोडक्शन करती है उसके लिए वो कुछ रॉ मटेरियल वगैरह लगाती है, मींस इनपुट्स लगाती है, और वो इनपुट्स जो होते हैं वो उसके लिए क्या कहलाते हैं, इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा कि वो क्या कहलाएगा, हमारा वैल्यू एडेड कहलाएगा। ये जो है ये शो कर रहा होता है कि किसी भी चीज़ के प्राइस में या किसी भी गुड्स या प्रोडक्शन यूनिट के प्राइस में कितना इंक्रीमेंट किया गया है, वो हमारा हो जाता है वैल्यू एडेड। अब जो हमारे नेक्स्ट टर्म आती है वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो जब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात करते हैं तो इट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मीन्स एक अकाउंटिंग ईयर में एक फर्म के द्वारा जितना भी प्रोडक्शन किया जाता है गुड्स और सर्विसेज का, उसकी मार्केट वैल्यू को हम कहते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। अगर हमारा जो है फर्म्स ने जितना भी प्रोडक्शन किया है वो सारा क्या हो जाता है, सेल आउट हो जाता है, तो वो वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होगी हमारी वो हो जाएगी इक्वल टू सेल्स। अब जो सेल्स है, अगर आपको सेल्स डायरेक्ट नहीं दी होगी तो आपको क्वांटिटी और प्राइस गिवन होगा, तो वहाँ पर जब हम क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारा सेल्स। फॉर एग्जांपल ये कैसे निकलता है, आप एक शॉपकीपर की बात करते हैं जैसे कि, तो अगर उसने 10 पेन बेचे हैं
और एक पेन का प्राइस 15 रुपीज़ है, तो उसकी सेल्स जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 10 × 15 150। इसी तरह हम किसी भी फर्म का या किसी भी कंपनी एंटरप्राइज का जो है वो सेल निकाल सकते हैं कि उसने कितनी क्वांटिटी किस प्राइस पर बेची है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और वो भी हमारी क्या हो जाएगी, सेल्स, और सेल्स इक्वल टू हो जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। बट ये ज़रूरी नहीं है कि फर्म ने जितना भी प्रोडक्शन किया हो वो सारा का सारा हमारे अकाउंटिंग ईयर में सोल्ड हो जाए। तो कुछ अनसोल्ड यूनिट्स हमारी जो रह जाती हैं उनको बोलते हैं हम इन्वेंट्री स्टॉक। अब अगर हमारे पास कुछ स्टॉक बचा हुआ है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगी हमारी सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या होता है कि हमारे पास अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में कुछ स्टॉक बचा होगा और कुछ स्टॉक हमारा एंडिंग में बचा होगा, तो उन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो चेंज इन स्टॉक होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इस तरह से हम जो है चेंज इन स्टॉक को कैलकुलेट कर लेंगे और उसको सेल में प्लस कर देंगे तो हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल आएगी। अब अगर क्वेश्चन में सिर्फ सेल्स गिवन है तो हम ये मान लेते हैं कि चेंज इन स्टॉक 0 होगा, उस समय हमारी वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगी इक्वल टू सेल्स। अब नेक्स्ट टर्म जो है हमारी वो है इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन रेफर टू वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स। नॉन फैक्टर इनपुट्स मीन्स ऐसे इनपुट्स जो फैक्टर्स में काउंट नहीं होते हैं। फैक्टर्स हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा। मेनली हमारे 4 फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इन चारों से अलग अगर हम किसी भी चीज़ को इनपुट के थ्रू लगाते हैं, इनपुट में लगाते हैं, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, इंटरमीडिएट कंजप्शन। मेनली ये जो है हमारे रॉ मटेरियल रिलेटेड होते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इंक्लूड किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको फर्नीचर बनाना है तो वुड जो है वो हमारा क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, और वो रॉ मटेरियल हमारा क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट कंजप्शन कहलाएगा। तो ये जो है हमारे इंटरमीडिएट कंजप्शन हो जाते हैं। और वैल्यू ऑफ आउटपुट में से जब हम इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस कर देते हैं तो हमारी निकल कर आती है वैल्यू एडेड, जो कि हमने पहले बात की थी। अब हम नेक्स्ट इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो होगा, हम इस टेबल को देखते हैं पहले, जहाँ पर हमारे जो मेन 2 पार्ट्स हैं पहले उनको देखते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब जब हम इनकी बात कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल एक मिल्कमैन है जिसने जो है मिल्क जो है प्रोडक्शन किया है 50 रुपीज़ का। मीन्स ये मिल्कमैन जो है अपनी काव से या बफेलो से मिल्क निकालता है और उसको सेल आउट कर देता है किसी शॉपकीपर को इन ₹50। तो और हम ये मानकर चलते हैं कि उसने जो है मिल्क का प्रोडक्शन करने में कोई भी इंटरमीडिएट कंजप्शन नहीं लगा है, तो इंटरमीडिएट कंजप्शन यहाँ पर हमारा 0 हो गया। अब इसने जो है सेल आउट कर दिया है शॉपकीपर को 50 रुपीज़ में। अब शॉपकीपर ने जो है इसको पनीर में चेंज कर लिया है और इसको फिर सेल आउट कर दिया है 80 रुपीज़ में। किसको, रेस्टोरेंट ओनर को। रेस्टोरेंट में जब इसको सेल आउट कर दिया है तो रेस्टोरेंट वाले ने इसको 80 रुपीज़ में ख़रीदा और इसकी सब्जी बनाई, जैसे फॉर एग्जांपल शाही पनीर बनाया या मटर पनीर बनाया कुछ भी, तो और उसको सेल आउट कर दिया 150 रुपीज़ में। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि मिल्कमैन के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो हमारा है 50 रुपीज़, जबकि उसका इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना है, 0 है। शॉपकीपर के लिए जो है वैल्यू ऑफ आउटपुट 80 है और इंटरमीडिएट कंजप्शन जो उसने परचेज किया था जितने रुपए में, 50 में, तो वो इंटरमीडिएट कंजप्शन हो गया। रेस्टोरेंट ओनर के लिए 80 रुपीज़ हमारा इंटरमीडिएट कंजप्शन हो गया और 150 जो हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया। तो वैल्यू एडेड जो होगी वो कितनी हो जाएगी हमारी, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस कर देंगे। मीन्स फर्स्ट कॉलम में से हम सेकंड कॉलम को माइनस कर देंगे तो हमारी वैल्यू एडेड कैलकुलेट हो जाएगी। 50 - 0 50, फिर 80 - 50 30 एंड 150 - 80 70। इस तरह से जो हम वैल्यू एडेड निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं
कि इससे हम जो है नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो नेशनल इनकम जो होगी हमारी, ये वैल्यू एडिड से जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये 70 + 30 100 हो गया, और प्लस 50 जो है हमारा 150 हो गया। ये 150 हम जो भी हमारा वैल्यू एडिड का टोटल आया, ये इक्वल टू होता फाइनल गुड की वैल्यू के इक्वल। मीन्स जो मिल्क स्टार्टिंग में था उससे जो है चलते हुए उसकी लास्ट सेल आउट जो वैल्यू जो है वो 150 हुई थी, उसके इक्वल ये हमारा 150 आ गया। अब जो है हम बात करते हैं पहले डबल काउंटिंग की। डबल काउंटिंग आखिर होता क्या है? तो टू काउंट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट मोर देन वंस वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। जब नेशनल इनकम निकाल रहे होते हैं तो अगर कोई वैल्यू एक से ज़्यादा बार काउंट कर ली जाती है तो उसको हम बोलते हैं डबल काउंटिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट मीन सबके प्रोडक्शन का टोटल यहाँ पर कर लेती हूँ तो ये 280 हो जाता है। अब ये 280 में जो है हमारा 50 जो है 2 टाइम्स इंक्लूड हो रखा है, क्योंकि ये 150 के अंदर भी इंक्लूड है। फिर 80 हमारा जो है 53 टाइम्स इंक्लूड हो रखा है, और 82 टाइम्स इंक्लूड हो रखा है, क्योंकि ये दोनों ही हमारे ऑलरेडी 150 के अंदर इंक्लूड है। तो इस अगर मैं 280 लिखूंगी तो हमारी नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा हाई दिखेगी, क्योंकि हमारी जो काउंटिंग वैल्यू ऑफ आउटपुट की हमने एक से ज़्यादा बार कर ली है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक होता है हमारा फाइनल प्रोडक्ट मेथड, और दूसरा होता है वैल्यू एडिड मेथड। फाइनल प्रोडक्ट मेथड जो है उसके अकॉर्डिंग हम सिर्फ जो है लास्ट स्टेज पर जब गुड्स को सेल आउट किया जाता है कंजप्शन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसी की वैल्यू को हम ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे रेस्टोरेंट ओनर ने 150 में सेल कर दिया और उसके बाद उसका कंजप्शन हो जाता है, वो फाइनल गुड्स है। इससे पहले फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर भी वीडियो बनाई गई। अगर आपको ये डिफरेंस क्लियर नहीं है तो आप ये वीडियो देख लीजिए पहले, इसका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद हम दूसरे मेथड की बात करते हैं वैल्यू एडिड। तो हम यहाँ पर वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजप्शन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे और वैल्यू एडिड की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर लेंगे, और उसका जो टोटल होगा वो हमारा यहाँ पर नेशनल इनकम के लिए अकाउंट्स में इंक्लूड किया जाएगा। ये होता है हमारा वैल्यू एडिड मेथड। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। मीन्स हमने वैल्यू एडिड तो निकाल ली, लेकिन नेशनल इनकम हम कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ वैल्यू एडिड। तो हमारे पास जितनी भी फर्म्स हैं या जितने भी सेक्टर्स हैं उन सब की वैल्यू एडिड हम पहले कैलकुलेट करते हैं और फिर हम उनको प्लस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जो फॉर्मेट देख लीजिए, ग्रॉस वैल्यू एडिड बाय प्राइमरी सेक्टर। मीन्स प्राइमरी सेक्टर्स के थ्रू जितनी भी वैल्यू एडिड हुई है, फिर हमारा सेकेंडरी सेक्टर, और थर्ड हो जाएगा हमारा टर्सरी सेक्टर। तीनों सेक्टर्स में जितनी भी वैल्यू एडिड की गई है उसको हम प्लस कर देंगे, तो वो बन जाएगा हमारा GVA एट MP, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। और इसी GVA एट MP को ही हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट MP, GDP एट MP। अब जो है ये MP पर क्यों निकल कर आता है? क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारी सेल की वैल्यू की बात है, और सेल्स वैल्यू में हमारा जो होता है कौन सा प्राइस होता है? मार्केट प्राइस होता है। इसीलिए जब हम इनको टोटल करते हैं तो ये हमारी अवेलेबल होती है एट मार्केट प्राइस। अब जब हमारे पास मिल गया है GDP एट MP और हमें कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम, तो इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने समझाया था कि नेशनल इनकम जो है, अगर हमारे पास कोई भी एक इस तरह की टर्म आ जाती है तो नेशनल इनकम निकालने के लिए हमारा जो है नेशनल इनकम होती है NNP एट FC। तो इसमें क्या क्या चेंज है हम ये देखेंगे। तो पहला हमारा G और N का चेंज है। ग्रोथ से नेट पर जाने के लिए हम करते हैं डेप्रिसिएशन को माइनस। फिर D से N का चेंज है, तो यहाँ पर जो है हम डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए करते हैं NFIA को प्लस, 6th वाला पॉइंट। और फिर हमारा जो MP से FC पर जाते हैं हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर, तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेज मीन्स NIT को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो ये जब चेंजेज कर लेंगे तो हमारी जो है नेशनल इनकम कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इस तरह से हम किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट से कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं प्रिकॉशंस रिगार्डिंग प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। क्योंकि हमारा जो कोई भी मेथड हम अडोप्ट करते हैं तो उसमें हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है ताकि हम जो है मिस्टेक्स ना करें या डबल काउंटिंग एरर के अंदर ना फंस जाएं। तो डबल काउंटिंग एरर को अवॉइड करने के लिए या अदर चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए हमारे पास जो है कुछ प्रिकॉशंस हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। इनको हिंदी में सावधानियाँ कहते हैं। तो पहला पॉइंट हो जाएगा इसमें हमारा, वैल्यू ऑफ सेल्स ऑफ एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। मीन्स जो भी हमारी सेकंड हैंड गुड्स होती है उनकी सेल्स या परचेज वैल्यू को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि जिस ईयर में उनका प्रोडक्शन हुआ था उस ईयर में ये ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी होंगी, इसलिए हम इनको इंक्लूड नहीं करते हैं। इस ईयर में इनका प्रोडक्शन नहीं हुआ है, कोई वैल्यू एडिशन इनसे नहीं हुई है। बट commission earned on account of the sales and purchase of second hand goods is included in the estimation of value added। जो हमारी गुड्स या सेकंड हैंड गुड्स जो हैं उनकी सेल और परचेज पर अगर किसी को कोई कमीशन अर्न होता है तो उसको हम वैल्यू एडेड मेथड में नेशनल इनकम में प्लस करते हैं, इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि वो एक नई इनकम है और इसलिए वो एक वैल्यू एडिशन कर रही है, तो उसे इंक्लूड करना ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्स कंजप्शन इज टेकन इनटू अकाउंट। फॉर सेल्फ कंजप्शन इज टेकन इनटू अकाउंट मीन्स कोई भी ऐसा कंजप्शन या प्रोडक्शन जो हमने सेल्फ कंजप्शन के लिए किया है उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू जो है अकाउंट्स में या फिर नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फर्नीचर बनाने वाला है और उसने अपने घर के लिए भी खुद ही फर्नीचर बना लिया है तो उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू जो है हमें इंक्लूड करनी चाहिए, क्योंकि एक गुड्स का प्रोडक्शन ज़रूर हुआ है, उसकी वैल्यू एडेड ज़रूर हुई है, तो वो भी हमारी क्या होगी, नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाएगी। फिर बात करते हैं वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि जो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू है वो ऑलरेडी फाइनल गुड्स में इंक्लूड होती है, तो इनको अलग से हम इंक्लूड नहीं करते हैं। फिर बात करते हैं इम्प्यूटेड रेंट ऑन द ओनर ऑक्यूपाइड हाउस इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। जो खुद के घरों में रहते हैं उनका भी इम्प्यूटेड रेंट जो है हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम इंक्लूड करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी जो घर है या कोई भी हाउस जिसमें पर्सन्स रहते हैं उसका कोई ना कोई रेंटल वैल्यू ज़रूर होती है, तो उसको इंक्लूड किया जाना चाहिए। फिर बात करते हैं सर्विस फॉर सेल्फ कंजप्शन आर नॉट इंक्लूडेड। ऐसी सर्विसेज जो सेल्फ कंजप्शन के लिए होती है उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक तो उनका इम्प्यूटेड वैल्यू की हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, और दूसरा जो है वो ऐसी सर्विसेज को जो है कोई वैल्यू एडिशन अलग से नहीं हो रहा है तो इनकम मेथड में वैल्यू एडेड मेथड में उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल, एक हाउसवाइफ की सर्विस हो जाएगी, या कोई ऐसा टीचर है जो अपने बच्चों को घर पर पढ़ा रहा है तो उससे भी उसकी कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है, कोई अलग से बेनिफिट उसको नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से जो है इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। फिर इनकम ऑफ स्मगलर्स आर नॉट इंक्लूडेड। इनकम ऑफ स्मगलर्स जो है वो इल्लीगल इनकम है, और कोई भी इल्लीगल इनकम जो होती है वो नेशनल इनकम काउंटिंग में इंक्लूड नहीं की जाती है। इस तरह के पॉइंट्स को हम ध्यान रख के जो है वैल्यू एडेड मेथड को अडॉप्ट करते हुए नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगली वीडियो में जो है हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो अगली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।